हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं स्टेट का क्वेश्चन कराएंगे, बिहार स्टेट। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन में आपका 18/9/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये 100 क्वेश्चन तो रहेगा, साथ में साथ आपका देखा जाए तो 100 के अलावा आपका 150 से क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी, लेकिन हम डिस्कशन से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था। हल्का और तेज चलने वाला जो जहाज था इसको बनाया किसने था। तो इसको बनाया था पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। और ये बनाया किस लिए था? क्योंकि भारत से इसको क्या करना था, इसको ना व्यापार करना था, मसाला खरीद के ले जाना था, फिर मसाला ले जाना था, फिर वहाँ से लाना था। इसलिए इसने क्या करता है, पुर्तगालियों ने एक नाव का आविष्कार करता है जो समुद्र से होते हुए खोज करता है। आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने समुद्र खोज आरंभ किया था और सबसे भूमिका में निर्वाह भी किया था। इसमें से एक और पूछा जाएगा वास्को डी गामा के बारे में। क्या है? वास्को डी गामा। क्या है? वास्को डी गामा ही पहले व्यक्ति थे, वे भी क्या थे? पुर्तगाली थे, जो कि भारत का खोज किए थे, यानी कि भारत के रास्तों का खोज किए थे। और अगला क्वेश्चन आपसे इसी में एक और क्वेश्चन हम ऐड करेंगे कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज क्या था। एक इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम जो जहाज था, उस जहाज का नाम था सेन। क्या नाम था? सेन गैब्रियल। क्या था? सेम गैब्रियल था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये भी क्वेश्चन है, VVI का क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एनीवे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फेमस है और इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये वायरल क्वेश्चन होता है, बार बार क्वेश्चन आने वाले होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये की स्थापना जो हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी। अगर इसके पूरी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 31, क्या है? 31 दिसंबर लिख लीजिएगा। क्या है? 31 दिसंबर 1600 पूरा इसका नाम हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी बना था और इसको बनाया था। तो इस कंपनी का मालिक कौन था? तो इस कंपनी का जो मालिक था ब्रिटेन था। कौन था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन की कौन? तो ये महारानी थी। कौन थी? महारानी कौन? तो महारानी एलिजाबेथ। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। कहाँ की थी? पुर्तगाल की थी। ठीक है, कहाँ की थी? और ये ब्रिटेन की थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी, महारानी एलिजाबेथ। और कितने वर्ष की आयु में ये शुरू व्यापार की था? देख लीजिए, बहुत छोटा सा उम्र, 15 वर्ष की उम्र में ये व्यापार शुरू कर देती है। समझ में आया? जब व्यापार शुरू करती है तो इसमें पोर्टल कितने हो जाते हैं? तो इसमें पोर्टल जो होते हैं ना, पोर्टल की अगर बात करेंगे तो इसमें पोर्टल की जो संख्या हो जाता है, ये हो जाता है 217 पोर्टल इसमें मौजूद होते हैं। और फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ये तो था ब्रिटेन का, लेकिन अगर फ्रांसीसी जो था, क्या था? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये स्थापना करता है 1664 में करता है। ब्रिटेन का जो था ये 1600 ईस्वी में, और ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना करता है ये 1664 में करता है। लेकिन 64 में करता था कोलबर्ट ने करता है, और ये 14 से वित्त मंत्री भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। उत्तम आशा अंतरिक्ष की जो खोज किया था ये किसने किया था? तो ये किया था बार्थोलोमियो डियाज। क्या इसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अब ये बार्थोलोमियो डियाज ने कब किया था? ये किया था 1488 में किया था। कब किया था? 1488 में। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये आ गया कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था। सर्वप्रथम
कॉमन सेंस की अगर रचना की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो ये किया था टॉमस पेन ने। किसने किया था? कॉमन सेंस की रचना किया था टॉमस पेन ने किया था, टॉमस पेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सर्वप्रथम जो था ना, इसमें किया ही तो था, लेकिन ये कहाँ के था? तो टॉमस पेन जो थे अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के था, शासक था, अमेरिका का शासक था। कौन? टॉमस पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? तो उपलब्धियां की बात करेंगे तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था एवं पहला प्रयोग, गणतंत्रात्मक व्यवस्था एवं पहला प्रयोग था, ठीक है। अब इसका पहला जो उपयोग था, अमेरिका की स्वतंत्रता भी घोषित हुआ था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। लेकिन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 से 1783 के बीच हुआ था, ठीक है। और अमेरिका स्वतंत्रता घोषित किया गया। अमेरिका को स्वतंत्रता कब घोषित किया गया? तो अमेरिका को जो स्वतंत्रता घोषित किया गया था 4 जुलाई को। कब किया गया था? 4 जुलाई 1776। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि अमेरिका को क्या है कि अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था 4 जुलाई 1776 को। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुआ था, ये गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। इस गौरव क्रांति को रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। इस गौरवपूर्ण क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्तहीन, क्या है? रक्तहीन, रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या है? रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसको? तो गौरवपूर्ण क्रांति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? मतलब जो जनजाति पाया जाता है, इस जनजाति का सबसे ज़्यादा आबादी जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो जनजाति का सबसे जो आबादी होता है ये अफ्रीका में पाया जाता है। आप अफ्रीका में जाइएगा तो देखिएगा विभिन्न तरह का जातियाँ होती है, उसके केस अलग होते हैं, फिर उसका एक रीति रिवाज अलग होता है। तो सबका जो जाति होता है, सबसे जाति जो पाया जाता है जनजाति, वो अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है, जहाँ पे अफ्रीका महादेश में सैकड़ों जनजाति है। कितना? सैकड़ों जनजाति। सैकड़ों का मतलब क्या होता है? 100 जनजाति से भी ऊपर, यानी कि सैकड़ों जनजाति है। जिसमें अगर हम बात करें तो जनजातियों का समूह होता है, जिसमें कुछ हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं जैसे कि हज्जाम, क्या है? हज्जाम जनजाति होता है। उसी तरह से हौसा जनजाति है। क्या है? हौसा जनजाति है। उसके बाद यूरूबा जनजाति है, ठीक है, पाया जाता है। उसके बाद है इग्बो, क्या है? इग्बो जनजाति पाया जाता है। उसके बाद है इग्बो के बाद क्या है? ओरोमा जनजाति पाया जाता है। उसी तरह से जुलू जनजाति पाया जाता है। क्या है? जुलू जनजाति, फुलानी जनजाति, ये सभी जनजाति कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। जिसको नाइजीरिया हो गया, ये सभी उस तरह का जनजाति वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये है कि पहला क्या है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वो कौन था? तो अगर हम बात करेंगे, जो अंग्रेजों पर पहला जो हथियार उठाया था ये तिलक माझी था। कौन था? ये तिलक माझी थे। ये जनजाति थे, पहला संथाली जनजाति थे जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठा दिया था। तिलक माझी क्या थे? तिलक माझी। जबरन पहाड़ियों के नाम से लोकप्रिय हासिल हुआ था तिलक माझी को, ठीक है। जिन्होंने अंग्रेज को विरुद्ध, देखिए तिलक माझी जो थे ना अंग्रेज के विरुद्ध 1770, क्या है, 1770 से 1780 के दशक में विरोधन किया था। और अंग्रेज अधिकार क्लीड ने जब पहाड़ियों ने हत्या कर दिया था। तिलक माझी जन्म, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि तिलक माझी का जन्म, यहाँ से पूछ लिया जाएगा तिलक माझी का जन्म बताइए, तो आप क्या बताइएगा? तो तिलक माझी का जो जन्म हुआ था 1750 में हुआ था, अब मृत्यु हो गया था 1785 में हुआ था, ठीक है। यानी कि उनकी उम्र के हिसाब से देखें तो 35 साल में ही वो डेट कर गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुनाव विद्रोहन कब शुरू हुआ था? चुआर विद्रोहन, क्या है? चुहार विद्रोहन, चुहार नहीं चुआर। चुआर जो विद्रोहन हुआ था ये हुआ था 1771 को हुआ था। कब हुआ था? 1771 को शुरू हुआ था। लेकिन ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो विद्रोहन जो हुआ था चुहार विद्रोहन, ये विद्रोहन हुआ था रघुनाथ महतो ने करवाया था नेतृत्व में। कौन थे? रघुनाथ महतो। क्या थे? रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था। जैसे कि कोई घटना घटती है
तो उसका एक लीडर होता है, एक मुखिया होता है, उसकी समय काल में घटती है, तो नाम उसी का लिया जाता है, जिसके रघुनाथ महतो ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो इसकी प्रमुख अगर बात करेंगे तो ये था आपका गुड्डाधुर। क्या था? गुड्डाधुर। ये जो आंदोलन था फेमस था। अगर विद्रोहन की अगर हम बात कर लेते हैं विद्रोहन का, तो बस्तर की जो आंदोलन हुआ था, इस तो भूमिका तो था गुड्डाधुर का था, लेकिन अगर इसको बहुत सारे विद्रोहन हुआ था, जैसे कि हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं अगली क्वेश्चन में कि चेरो विद्रोह हुआ था। तो चेरो विद्रोह के इसमें किसे माना जाता है? इसका जो नेतृत्व करता था भूषण सिंह थे। कौन थे? भूषण सिंह थे। कौन थे? भूषण सिंह। अगर संथाल विद्रोहन की अगर बात कर लेंगे, इसका किसके नेतृत्व में हुआ था? तो संथाल जो विद्रोहन था, ये नेतृत्व में कौन था? तो संथाल विद्रोहन था सिद्धू। क्या था? सिद्धू कान्हू। क्या था? सिद्धू कान्हू था। ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे हैं जो कि किसी न किसी नेतृत्व में वो घटना घटती है। अगला है कोल विद्रोह कब हुआ था? क्या है? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह था जो 1831 से लेकर 1832 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था। और ये कोल विद्रोह कहाँ पर था? तो ये छोटा नागपुर का पठार जो बोला जाता है, छोटा नागपुर। क्या है? छोटा नागपुर का पठार, उस क्षेत्र में इसको माना जाता है। कोल विद्रोह के नेतृत्व किसने किए थे? अभी इसको पहले थोड़ा सा बताया कि कोल विद्रोह के जो थे ना बुद्धू भगत। क्या थे? इसको नोट कर लीजिएगा कि कोल विद्रोहन के नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व। अगर नेतृत्व की बात करेंगे तो ये थे बुद्धू भगत। क्या थे? बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत जो थे कोल विद्रोहन के नेतृत्व किए थे। ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे जो होता है, आरोहम विद्रोह होता है, अहोम विद्रोह, मुंडा द्वारा, जैसे कि मुंडा विद्रोह पूछ लिया जाएगा तो ये बिरसा जो मुंडा थे, तो ये मुंडा के द्वारा रचा गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन कोल विद्रोहन में शामिल था? इनमें कौन है जो कोल विद्रोहन में शामिल था? तो ये बुद्धू भगत जो थे ये कोल विद्रोहन में शामिल थे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। किसको धान के रूप में जाना जाता है? तो ये चावल जो होता है ना, चावल को ही धान के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा, देखिए अगर यहाँ से आ जाए तो आपको तो ये पता चल गया, लेकिन आपको ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। तो धान का जन्म क्या है? कि धान का जन्म भूमि पूछ लिया जाएगा। जन्म भूमि कहाँ पे हुआ था? तो धान का जन्म भूमि जो था ये था चीन में। कहाँ पे हुआ था? ये चीन में हुआ था। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की बुआई की जाती है। भारत में सबसे अधिकतर क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि धान कैसी फसल है? तो धान जो है ना ये रबी फसल है। कैसी फसल है? रबी फसल का मुख्य फसल माना जाता है। फसल, एक मिनट, ये हो जाएगा रबी फसल। रबी फसल, तो आपको याद रखना है कि धान कैसी फसल है? रबी फसल है। और चावल केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? चावल, आपसे पूछा जाएगा कि चावल जो है केंद्रीय, क्या है? केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है। कहाँ पे है? कटक में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का मुख्य उत्पादन है? कौन सा देश? तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि चीन। क्या है? चावल का जो जन्मभूमि चीन को कहा जाता है, इसलिए चीन में सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है चावल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन का आच्छादित है? मतलब तिलहन का कितना प्रतिशत भाग जो है ये किया जाता है? तो तिलहन की बात करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12% होता है जो लोग सब तिलहन का उत्पादन करते हैं। लेकिन भारत का तिलहन उत्पादन कहाँ पे है? भारत में तिलहन उत्पादन का केंद्र कहा जाता है कानपुर को। किससे कहा जाता है? कानपुर को तिलहन का केंद्र कहा जाता है। और यहाँ से एक भी पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे पूछा तिलहन, तो यहाँ पे तिलहन उत्पादन जो होता है इस किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा तिलहन उत्पादन संबंधित है किससे? इसे पीली क्रांति कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। जैसे कि आपका सरसों हो गया, रबी हो गया, गेहूं हो गया, तोरी हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो फसल जो होता है हमारा क्या कहलाता है? तिलहन फसल। और तिलहन फसल को हम लोग पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसलों का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का जो अगर उदाहरण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चावल जो है क्या है? खरीफ फसल है। जैसे कि हो गया चावल खरीफ फसलों का उदाहरण, जैसे कि चावल हो गया, ठीक है, चावल।
उसके बाद चावल के हम बात कर लेते हैं ज्वार, उसके बाद बात कर लेते हैं बाजरा, क्या है बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, क्या है सोयाबीन, मूंगफली, क्या है मूंगफली, कपास, ये सभी क्या है खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो ऐसे भी आप याद कर लीजिएगा कि जिस समय चावल बोया जाता है, अगर उसी समय अगर कोई चीज़ अगर बोया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है खरीफ फसल। लेकिन चना हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी का बीज हो गया, अगर ये सभी जो फसल अगर उगाई जाती है गेहूँ के सीजन में तो हमारा रबी फसल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक पेड़ क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाती है। तो एक क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है वो कहलाता है वृक्षारोपण कृषि। क्या कहलाता है वृक्षारोपण कृषि कहलाता है, जो कि एक ही फसल उगाई जाती है। वृक्षारोपण फसल जो होता है ना व्यावसायिक फसलें होते हैं जिससे बड़े पैमाने पर विस्तार क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगर उसकी अगर बात करेंगे वृक्षारोपण की बात करेंगे तो वृक्षारोपण क्या हो जाएगा, तो जैसे कि कॉफ़ी हो जाएगा, ये भी तो फसल है ना, तो ये बड़ी मुद्रा वाले फसल है, बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले हैं। उसके बाद तंबाकू हो जाएगा, तंबाकू में क्या आता है तंबाकू भी होता है, खैनी जो बोलते हैं वो होता है। उसके बाद गन्ना आ जाता है, उसके बाद कपास आ जाता है, क्या आ जाता है कपास आ जाता है। नारियल भी बोल सकते हैं, क्या है नारियल भी हो सकता है, केला हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। ये वृक्षारोपण फसल है जिससे सबसे ज़्यादा मात्रा में पैसा उगाई जाती है और व्यापारी फसल भी इसे कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है, मतलब इसमें कौन सी फसल है जिसे हम लोग फाइबर कहते हैं। फाइबर यानी कि जूट होता है, इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं और इसी फाइबर को हिंदी में जूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जूट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फाइबर फसल की तो जूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जूट हो जाएगा, जो कि पटसन रेशा भी कहा जाता है। इसे हम लोग जूट को पटसन भी कहा करते हैं, क्या कहते हैं पटसन भी नाम से जाना जाता है। जूट के पौधों में तने रेशा जूट तैयार किया जाता है। जूट का प्रयोग बोरी चटाई, आपसे पूछा जाएगा जूट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जूट का जो प्रयोग होता है बोरी बनाने के लिए, जिसको बोरिया लिख देते हैं, बोरिया यानी कि बहुत सारी बोरिया, इसलिए बोरिया बनाने के लिए, चटाई जो होता है चटाई बनाने के लिए, रस्सी जो होता है रस्सी बनाने के लिए, उसके बाद तंतु बनाने के लिए, इस तरह का जो बनाने के लिए चीज़ में जूट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिंग ऑफ नेशनल की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। मतलब लिंग ऑफ नेशन की कमजोरी, अगर लिंग ऑफ नेशन की कमजोरी की अगर बात करें तो इसका जो सटीक जो आंसर अगर बैठता है तो ये होता है कि लोग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उनके सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों का निर्भर रहना पड़ता था। तो ये हमारा अप्रोप्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था नोबेल शांति से सम्मानित, तो इसे किया गया था 2001 में। कब किया गया था 2001 में इसे नोबेल शांति से इसे सम्मानित किया गया था। इसीलिए 2000 तो सम्मानित किया गया था, लेकिन ये शांति नोबेल जो पुरस्कार प्रदान कब किया गया था पहला, तो ये 1988 में, क्या है 1988 में संयुक्त राष्ट्र, क्या है संयुक्त राष्ट्र, क्या है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इससे शांति सेना के पुरस्कार का प्रदान किया गया था। और 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति, क्या है 29 मई, ये भी नोट कर लीजिएगा 29 मई को, 29 अभी क्या है आज 30 मई हो गया, कल क्या था 29 मई था, तो 29 मई को संयुक्त, क्या है 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति, क्या है संयुक्त राष्ट्र शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितनी अधिकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की कितनी भाषाएं हैं, तो ये भाषा जो है ये 6 भाषाएं, कितनी भाषा हैं 6 भाषाएं हैं। और 6 भाषाएं कौन कौन है थोड़ा सा हम बता देते हैं। 6 अधिकारी भाषाएं होती हैं। 6 अधिकारी भाषा में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है इंग्लिश आता है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंच आता है, क्या आता है फ्रेंच होता है। उसके बाद में रसियन होता है, क्या होता है रसियन होता है। उसके बाद चीनी भाषा होता है, चीनी भाषा। उसके बाद अरबी भाषा होता है, क्या होता है अरबी भाषा होता है। और उसके बाद को होता है स्पेनिश होता है, क्या होता है स्पेनिश भाषा होती है। ये 6 भाषा जो होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना लग रहा है कि अगले जो एग्जाम था अगले शिफ्ट वाला भी यानी कि 6-7 तारीख वाला में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य के कितने राष्ट्र थे। अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो ये 42 राष्ट्र थे। कितने राष्ट्र थे 42
राष्ट्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी, क्या है, दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच ऊपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया था? अगर हम संविधान की बात करेंगे तो ये संविधान किया था, क्षेत्र को विभाजन किया था। अगर कोई भी क्षेत्र बड़ा है तो भाई उसमें तो काम सही से नहीं कर सकते ना, तो उसको क्या कर दो, क्षेत्र में बांट दो। जैसे कि मान लेते हैं कि स्कूल में की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे स्कूल में क्या है, हमारे क्लास, मान लेते हैं क्लास, क्या है, क्लास 2 में रहते हैं। क्लास 2 में ना बच्चा है, मान लेते हैं कि हमारे पास 200 बच्चा है, मान लेते हैं। तो 2 बच्चा को तो भाई एक तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इस 200 बच्चा को हम जांचेंगे और इसमें हम बनाएंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। बच्चा सब हो जाएगा क्लास 2 ही का, लेकिन सेक्शन बांट दिए ए बी सी। उसी तरह से यहाँ पे करा है कि राष्ट्र संघ के जर्मनी पोलैंड के बीच सिलसिले मदद का समाधान कैसे किया, तो क्षेत्रों को विभाजित, क्षेत्र जो था उस क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया और उसके आसानी से काम कर दिया गया। ठीक है, यानी कि काम करने में आसान हो जाता है। अगला है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए रॉलेट कानून जो था ना 1919 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 19 में। तो 1919 में पारित किया गया था। अगर बात कीजिएगा तो इसको बोलिएगा 13 अप्रैल, क्या है, 13 अप्रैल 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था इसके लिए सरकार एक समिति का गठन करता है। वो समिति का गठन किया था, तो ये समिति का जो गठन करता ये था हंटर समिति। क्या था? हंटर समिति था। और ये कब किया था? तो जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी के समय किया था, यानी कि 13 अप्रैल 1900 अप्रैल 1919 को ही किया था। ठीक है, हंटर समिति का गठन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUS का गठन कब और किसके अध्यक्षता में किया गया था? मतलब ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की जो स्थापना था ये किसके गठन और अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 1920 और ये लाला लाजपत राय के नेतृत्व में और अध्यक्षता में ये किया गया था। और 31 अक्टूबर को क्या, अच्छा ये तो बता दिए कि 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता में किया गया था। अच्छा 1920 में एक और चीज़ हुआ था, उसका नाम बताइए। तो 1920 में ना असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, और 31 दिसंबर 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा कि 1 अगस्त, क्या है, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? तो ये होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करना। क्या होता है? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? ये जो बुक का जो नाम है ये प्रकाशित हुआ था, तो कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किसने किया था? चार्ल्स डिकेंस ने, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? तो देखिए पटना का तो भाई सभी बच्चे एक ही नाम जानते हैं ना कि पाटलिपुत्र होता है, लेकिन पटना का जो सबसे पुराना नाम जो होता है ना, इसको कौन कौन सा नामों से जाना जाता है? तो पटना का जो पुराना जो नाम है पाटलिपुत्र हो जाएगा, कुसुमपुर हो जाएगा और अमीबाबाद भी हो जाएगा। ये पटना के तीनों नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पटना का पूरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था? भारत में मतलब कौन सा ऐसा जगह है जिसमें पहली बार धुआं निरोध के कानून बनाया गया था? तो ये कानून जो बना था ये बना था 1863 में और ये कोलकाता में कानून को बनाया गया था पहली बार, जिसमें जूट मिल खोला गया था, धुआं अंतराल ठोस और मिश्रण था, इसलिए उस कानून को विरोध करने के लिए ये कानून पारित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था तो किसके द्वारा यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है पुनर्जीवित यानी कि पुनः से जीवित करने की जो बात कही गई थी, तो ये किया गया था अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 7/9/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है ये है काठमांडू। कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाएगा तो सार्क का मुख्यालय जो हो जाएगा काठमांडू हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, देखिए सार्क का मुख्यालय तो काठमांडू है ही, और ये सार्क में 8 सदस्य देश है। सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में 8 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 8 सदस्य देश है। अच्छा, वो 8 सदस्य देश कौन है? तो देख लीजिएगा यहाँ पे। बी से भारत, एन से नेपाल, बी एस से भूटान, उसके बाद ए एफ से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, और श्री एस एच आर आई से श्रीलंका, और एम एल से मालदीव, और बी से बांग्लादेश हो जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखिएगा, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 8 सदस्य देश है। बी से भारत, एन से नेपाल, बी ए से भूटान, ए एफ से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एस एच आर से श्रीलंका, एम एल से मालदीव, बी से बांग्लादेश होता है। याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि पहला सार्क शिखर सम्मेलन क्या है? पहला सार्क शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मुद्रण की तकनीकी को सबसे पहले कौन सी देशों में आई थी? कौन सी देशों में आई थी? तो ये देश था हमारा चीन, जापान और कोरिया। क्या था? मुद्रण की जो तकनीकी आई थी सबसे पहले चीन में, फिर जापान में, फिर कोरिया में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एकदम फास्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्या है कि भारत के कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो कितना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 32.8। क्या हो जाएगा? 32.8 लाख। क्या हो जाएगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि मैकमोहन रेखा भारत को किस देशों से अलग करता है? मैकमोहन रेखा जो है भारत को किस देश से अलग करता है? तो अगर देश की बात करेंगे तो ये करता है हमारा चीन से। क्या करता है? मैकमोहन रेखा जो है ये चीन से अलग करता है। किसको करता है? चीन से अलग। अच्छा, एक पूछेगा कि भारत चीन के मध्य जो ये मैकमोहन रेखा जो तैयार किया गया था ये कब किया गया था? तो ये 1914 में। क्या किया गया था? 1914 में किया गया था। और भारत चीन के मध्य जो लेखा है LAC उसके बोला जाता है। और कितने सीमा देशों ये बनने वाले देश के सीमा कितना है? तो ये है 3488 किलोमीटर जो है ये चीन के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है भारत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नदी की अगर बात करेंगे तो ये नदियाँ हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? मतलब जो ऑप्शन में दिया है कौन सी नदी है जो अमरकंटक से नहीं है? तो ये तापी नदी जो है ये अमरकंटक से नहीं है। ठीक है, तो ये निर्माण जो होता है यशोधरी से करती है। ताप्ती नदी का जो उपनिषद होता है गुमाई, पुरम, उरनाली, अनेरी, बोरी, निर्मा, मोना, माधुरी, ये सभी जो होता है इसकी नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविक द्वारा प्रयोग किया गया था? मानसून शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किस देश के लोग ने किया था? तो ये था अरब के लोग किया था। किसके लिए किया था? वर्षा के लिए। तो मौसमी शब्द का मौसम होता है, और ये मानसून शब्द जो है ना अरबी भाषा है। मानसून शब्द है अरब से आया, तो ये इसको क्या बोलेंगे? अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा है मानसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, और मैंग्रोव वन जैसे कि जैव विविधता हो गया महत्वपूर्ण होता है। मैंग्रोव वन जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 9442 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। 1 मिनट, 2 क्वेश्चन आ गया। अच्छा हाँ, ये आ गया।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है, मतलब इनमें कौन से वृक्ष है जो पर्वत इलाके में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा चेस्टनट जो है ये आपका पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके अलावा आपको हम बात करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या है कि पर्वतीय वन कौन कौन से क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए देवदार, क्या है, देवदार हो गया, उसके बाद ओक हो गया, क्या है, ओक हो गया, ओक के बाद मान लेते हैं कि चीड़ का पेड़ हो गया, क्या है, चीड़ का पेड़ हो गया, पाइन, क्या है, पाइन का पेड़ हो गया, जूनिपर का हो गया, सीडर हो गया। ये सभी जो पेड़ जो होता है ये पर्वतीय वन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दाची ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है, दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस किस लिए प्रसिद्ध है, क्या है। तो दाची ग्राम की बात करेंगे तो यह राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो दाची ग्राम नेशनल पार्क का दर्जा जो मिला गया था, यहाँ पे लिखा ऊपर में दाची ग्राम नेशनल पार्क, क्या है, दाची ग्राम नेशनल पार्क, क्या है, नेशनल पार्क। तो इसको मान्यता जो मिला गया था 1981 में, कब गया था, 1981 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है, सबसे ज़्यादा जन घनत्व देखने को मिलता है वो बिहार में। कहाँ पे मिलता है, बिहार में। और ये कैसे पता चला, तो 2011 के जनगणना के अनुसार, क्या है, जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग में जनसंख्याकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो जनसंख्याकी जो विभाजन की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1921, क्या हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को, क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में है और यही नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, वही नाम हो जाता है यमुना या जमुना नदी, क्या हो जाता है, जमुना नदी हो जाता है। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है तिब्बत के पास मानसरोवर झील से, क्या है कि मानसरोवर झील, क्या है, मानसरोवर झील से कितना है, तो 80 किलोमीटर है, क्या है, 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वंचित है, भूटान का। तो ये हो जाएगा मेरा 70%, क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848, क्या है, 8,848। अच्छा ये कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ना ये नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में है। तो आपको पता चलेगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, 8,848 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, और नेपाल में इसे चोटी का सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाल में देखिए, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, क्या है, सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। भूटान की अर्थव्यवस्था ये किस पर आधारित है। तो भूटान का जो अर्थव्यवस्था होता है ना ये कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व का भिन्न में क्या होगा। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर हमको क्या करना है, 1 किलोमीटर को दर्शाना है। तो इसमें कौन सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो सही की बात करेंगे 1:1 ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है कि मैप डिस्टेंस बटा ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा तो आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शन करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। मतलब आप पृथ्वी पर आपको मानचित्र के सहायता से दर्शाना है, जिसमें मानचित्र पर नदी, पहाड़, समुद्र ये सब दर्शाए जाते हैं। उस किस तरह का मानचित्र होता है। तो ये जो मानचित्र होता है परंपरागत मानचित्र, क्या होता है, परंपरागत मानचित्र होता है। एक मिनट नहीं जी, क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर नदी, नहीं, तो ये हो जाएगा भौतिक मानचित्र। क्या हो जाएगा, भौतिक मानचित्र, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सी रूप में, तो ये किया जाता है संभावित, रिजर्व और विकसित स्टॉक, ये सभी के रूप में विकसित किया जा सकता है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा
कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और जमा में समृद्ध है। क्यों समृद्ध है भाई? तो ये समृद्ध इसलिए है क्योंकि उसमें से कोयला निकलता है, यानी ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि बुध बोए गए क्षेत्र पटन के राज्य के दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुशल क्षेत्रफल का 80% से अधिक हूँ। अच्छा, मतलब कहता है शुद्धता बोए गए क्षेत्रफल का, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि SAQ 318 निम्नलिखित में से कौन भारत के वाणिज्य फसल है? तो वाणिज्य फसल की अगर बात करेंगे तो वाणिज्य फसल आपका सरसों है, तंबाकू है, जूट, ये सभी वाणिज्य फसल है। वाणिज्य इसमें से पैसा आता है, लेकिन इसके साथ साथ आपका मेहनत कीजिएगा तभी पैसा मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% है। कितना है? 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो क्या देखिए, अगर 96% अगर हम बात करते हैं तो 96% तो महासागर में ही पानी चला जाता है और 2.5% मीठे पानी जल पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मीठे पानी और यहाँ पे हो जाएगा महासागर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी पर क्या है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 71% है, ठीक है। तो पीने योग्य पानी कितना हो जाएगा? तो सॉरी, ये तो पानी पृथ्वी पर 71% जले हैं। क्या है? जल ही है। तो भाई कितने प्रतिशत पर लोग रहते हैं? तो ये 29% जो है ये भाग स्थल है जिस पे लोग सब रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? 1/4, 2/4, आधा तिहाई। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 जो है ये मेरा हिस्सा पृथ्वी की सतह कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का जो है ना 3/4 भाग जो होता है 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी की कमी क्या है? पानी की कमी क्या है, मतलब इस पानी की कमी को क्या कह सकते हैं? तो पानी की कमी है क्या? तो पानी की कमी है, पानी की कमी एक क्षेत्रीय भीतर पानी से उपयोग की मांग की पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधन की कमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? मतलब कौन सा राज्य है जो तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कहा जाता है? ये कहा जाता है असम को। किसे कहा जाता है? असम को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे पुराना उत्पादन है और असम जो कि 1860 में क्या है? 1860 के दशक में तेल कुआं, क्या है? 1860 के तेल कुआं ये खोदा गया था। क्या किया गया था? खोदा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाला, क्या है कि बालाघाट का खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का तंत्र किया जाता है? किस खनिज का तंत्र किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीज का। क्या है? मैग्नीज का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन से जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? मतलब इसमें कौन है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में पाए जाने वाले जीव कौन सा हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? चिपको आंदोलन के अगर प्रेरणा की अगर बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुण। क्या है? सुंदर लाल बहुगुण है। अच्छा, ये आंदोलन जो था कहाँ से चला था? तो ये चला था चमोली जिला से। किसे? चमोली जिला। और ये चमोली जिला कहाँ पे है? तो ये चमोली जिला जो है आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और कब ये किया गया था? तो 1973 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि किस राज्य में, क्या है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें तेल का भंडार जो होता है वहाँ पे है? तो तेल का अगर भंडार की अगर बात करेंगे तो ये असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिगरौली जो है कौन सा राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है? तो ये माना जाता है मध्य प्रदेश को। किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश को। सिगरौली देश जो होता है सबसे कोयला वाला क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र जो होता है मुख्य सोन नदी क्षेत्र में पाई जाती है। और भारत में क्या है? भारत में 98%, क्या है? 98% कोयला भंडार गोरखटवा का प्रकार है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि के आधारित नहीं है। इनमें कौन है जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीमेंट। वस्तु जो है ये कृषि पर आधारित है, चना भी कृषि पर आधारित है, जूट कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें क्या है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन है जो उपभोक्ता उद्योग माना जाता है। तो ये माना जाता है चीनी उद्योग को ही उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा हो जाएगा। चीनी का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा उपभोक्ता जो माना जाता है ये किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है भारत को। क्या है, भारत को माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस मार्ग द्वारा शुरू हुआ था। तो देखिए स्थल मार्ग से तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था और ये भारत में जो है नाव से चलते हुए यात्रा करते हुए भारत में पहुंचता है। तो इसलिए ये जो हो जाएगा किस माध्यम से आया था, ये समुद्री मार्ग से द्वारा आया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांट दिया गया है। तो ये बांटा गया है आपका, अगर बात करें तो ये 9 डाक क्षेत्र है। भारत में कुल कितने हैं, तो 9 डाक क्षेत्र है। ठीक है। तो इसलिए 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। देश में 23 डाक सर्विस में बांटा गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित कार्यों की कंपनी मेल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। तो अगर विश्व की अगर बात करेंगे तो विश्व में सर्वाधिक जो आपका ठंडा जो होता है वर्षा होता है कौन सा राज्य में होता है। तो अगर राज्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मानसीन मेघालय। क्या हो जाएगा, मानसीन राम। और ये कहाँ पड़ता है, मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय में पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे वर्षा खूब होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार का क्या है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार की अगर शोक की बात करेंगे तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। सभी बच्चों को पता होगा कि बिहार का जो शोक होता है ये कोसी नदी को कहा जाता है। लेकिन ये कोसी नदी जो होता है कहाँ से निकलता है, तो ये नेपाल से निकलता है भाई। कोसी नदी कहाँ से निकलता है, नेपाल से। और कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए भी विख्यात होता है। कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी प्रचलित जाना जाता है। बंगाल का शोक जो होता है किसे कहा जाता है। ये तो बिहार का शोक है, आपसे पूछ ले कि बंगाल क्या है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। अगर बंगाल की अगर हम शोक की अगर बात कर रहे हैं तो बंगाल की शोक जो होता है ना दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। क्या है, रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी स्वतः जुताई की भी कहते हैं और काली मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, रेगुड़ मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन और बच गया है। अब इसको थोड़ा सा जल्दी फास्ट में करते हैं। ठीक है। 30 क्वेश्चन में बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुआ था ये पटना में हुआ था। कब हुआ था, पटना में हुआ था। और इसकी स्थापना पटना में हुआ, लेकिन कब हुआ था, तो हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में क्या है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था। तो बिहार में अगर नगर निगम की अगर बात करेंगे तो नगर निगम की जो स्थापना हुआ था ये भी पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये पटना में हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुआ था पटना में हुआ था। लेकिन ये स्थापना पटना में कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है। और इसे मद्रास नगर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। बिहार राज्य जल विद्युत क्या है, जल विद्युत की जो स्थापना हुआ था ये स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में। कब हुआ था,
1982 में हुआ था। याद रखिएगा कि बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंप्लीट लिमिटेड की स्थापना जो था ये 1982 में किया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, एनटीपीएस की स्थापना हुआ था कब? 1975 में। एनटीपीएस की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि जास्लेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? जास्जेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे पोलैंड के राष्ट्रपति। कहाँ के थे? पोलैंड के राष्ट्रपति थे। और पोलैंड की अगर राजधानी की बात कर लेंगे तो पोलैंड की राजधानी कहाँ होती है? तो पोलैंड का जो राजधानी होता है ये होता है वारसा। क्या होता है? वारसा। पोलैंड की राजधानी कहाँ पे है? वारसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि गौरवपुर क्रांति किस देश में हुई? गौरवपुर जो क्रांति हुआ था ये कौन सा देश में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था इंग्लैंड में? तो ये हुआ था 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में आपका गौरवपुर क्रांति हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था लेकिन 1688 ईस्वी में हुआ था। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? गौरवपुर क्रांति को रक्तहीन, क्या है? रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया है। मतलब लोकतंत्र की सर्वमान्य अगर परिभाषा की अगर बात करें तो ये परिभाषा किसने दिया है? तो ये परिभाषा दिया है अब्राहम लिंकन ने। क्या है? अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा दिया है। ठीक है। अच्छा, अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे ये कब थे? तो ये 1861 से लेकर 1865 के बीच में आपको हम बोले थे, सॉरी मतलब ये अब्राहम लिंकन जो थे इतना इसमें परिभाषा दिए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। अगला क्वेश्चन कि कम्युनिस्ट क्या है? कि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है ये कौन सी देश में है? तो ये देश जो हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा गर्मा गर्म क्वेश्चन। कहता है कि भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव किसका होता है? तो अगर चुनाव की अगर बात करेंगे तो ये होता है भारतीय राष्ट्रपति का। किसका होता है? भारतीय राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने अपने सभी नागरिक को समान मताधिकार, क्या है? एक मिनट जी, आ गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो गया समान। अच्छा यही क्वेश्चन है। तो क्या करा कि अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? कौन सा ऐसा देश है जो नागरिक को समान मताधिकार प्रदान कर रहा है? तो अगर देश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा, जो कि सभी नागरिक को समान मताधिकार देने का पहला देश बना था। न्यूजीलैंड की महिलाओं का मतदान का अधिकार कब दिया गया था? न्यूजीलैंड के महिलाओं को, क्या है? महिलाओं को किस चीज़ का अधिकार नहीं दिया गया था? तो अगर बात करें तो महिलाओं को जो अधिकार दिया गया था ये कब दिया गया था? तो महिलाओं को अधिकार दिया गया था 1893 में। ठीक है। घर पे रह सकती है, काम धंधा कर सकती है, ये सब छूट दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में क्या है? कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? भारत का जो संविधान है इस मौलिक जो अधिकार लिया गया है ये किसका है? यानी किस देश से लिया गया है? तो देश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अमेरिका देश से लिया गया है। क्या है? अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे लेते हैं कि राष्ट्रपति पद राज्यसभा का सभापति पदेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होगा ये कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। तो इसका अगर हम जवाब की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? इसका जो जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं। मतलब किसी सदस्य की मृत्यु हो गया या इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद जो चुनाव होगा उस चुनाव को क्या कहा जाएगा? तो उस चुनाव को कहा जाएगा उपचुनाव। क्या कहा जाएगा? उपचुनाव। जो चुनाव होने वाला है उसमें तो कैंडिडेट है ही नहीं तो उसको हम क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। अच्छा, चुनाव का जो कार्यकाल कितना होता है? तो चुनाव का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मतदान की कम से कम क्या उम्र होती है? तो भारत में भाई मतदान करने के लिए तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए।
पहले कितना था, 21 वर्ष था, अब इसको घटाकर कितना वर्ष बनाया है, तो बना दिया है 18 वर्ष हो गया है। क्या हो गया है, 18 वर्ष हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था। उड़ीसा जो है ये बिहार से भी अलग हुआ, कहाँ पे है, ये बिहार से भी अलग हो जाता है, लेकिन कब होता है, तो ये एक नंबर इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1936। क्या हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था। भारत में आपातकाल सबसे पहले लागू हुआ था कब, तो ये लागू हुआ था 1962 में। क्या हुआ, 1962 में लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लगाया गया था। भारत में जो है सर्वप्रथम आपातकाल लगाया गया था। तो आपातकाल कब लगाया गया था, तो ये आपातकाल लगाया गया था 1962 को। कब लगाया था, 1962 को आपातकाल लागू किया गया था। और ये क्या, क्यों, किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था, तो ये भारत का जो अनुच्छेद की बात करेंगे, क्या है, अनुच्छेद, अनुच्छेद किसके तहत, 352 के तहत, 352 से 360 के तहत। क्या है, 360 के तहत, यानी कि पूरे संविधान हमारा कितना है, अनुच्छेद 395 है, लेकिन ये 395 यहाँ पे 360 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय आपात जो हुआ आपका 3 तरह से हुआ। कौन कौन सा था, मान लेते हैं कि ये 200 पहला राष्ट्रीय आपात था। क्या था, राष्ट्रीय आपात, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आपात ये शुरू किया गया था अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद आपका 352 के करीब हुआ। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय शासन था, इस तरह से और भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। अमेरिका में जो राज्यसभा होता है, तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिका के प्रतिनिधि सभा को क्या कहते हैं, तो ये कांग्रेस कहते हैं, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। कौन है जो समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आर्थिक बराबरी। क्या है, आर्थिक बराबरी की वजह से क्या है कि भारत के संविधान निम्नलिखित से संभावना पर अधिकार शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक बराबरी ये हमारा शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी, तो अगर जगह की अगर बात करेंगे तो जगह दिया गया था 2009 में। कब था, 2009 में इसे जगह दिया गया था। 2002 में 2002 में जगह दिया गया था। कब, तो जब ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या, 86वां संविधान संशोधन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है। भारत के लिए कथन की बात करेंगे तो सबसे अच्छा कथन हो जाएगा यहाँ धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है। भारत जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है, इसीलिए हर धर्म, हर जाति, हर वेशभूषा के लोग आपको भारत में देखने को मिलेंगे, इसलिए भारत एक सुंदर राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब हम मौलिक विभाजन से बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। हमारा अभिप्राय जो है ये क्या होता है, तो ये होता है समाज में स्त्री और पुरुष के बीच दी गई असमान भूमिकाओं में पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है। मतलब इसमें कौन है जो लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है। तो देखिए, विविधता में सामंजस्य अभाव का संघर्ष जो होता है ये लोकतंत्र में मजबूत प्रभाव नहीं डालता है। क्या है, नहीं डालता है। जैसे कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, अनेक में से एक स्थापित करना, शिक्षा में बदलाव लाना, धर्म संभाव को बदल देना, ये सभी जो बातें हैं ये आपका इसे मजबूती और विविधता में लगाव की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य, क्या है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति। क्या है,
उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र अगर उसको देना होगा तो त्याग पत्र उससे किसको देता है, मतलब भारत का राष्ट्रपति शासन जो है ये स्थापित त्याग पत्र देता है, लेकिन ये त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को दे देता है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया 94 क्वेश्चन कि भारत में क्या है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो दलीय व्यवस्था की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 80। क्या है 80, यानी कि 80 तो छोड़िए, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा बहुदलीय, यानी सभी दल के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अच्छा, ये दलीय व्यवस्था की अगर बात कर रहे हैं तो चीन भी गणतंत्र है जो कि लोकतंत्र नहीं है, और चीन में एक दलीय व्यवस्था है। क्या है कि चीन में एक दलीय क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दल का नहीं है। देखिए, निर्वाचन में काम करना ये राजनीतिक दल का है, जनमत ये भी है, सरकार की आलोचना करना ये राजनीतिक दल का है, लेकिन सामाजिक आर्थिक आंदोलन की जो भड़काना होता है ये हमारे निर्भर नहीं करता है, तो राजनीतिक दल का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लोन लाना, निर्माण करना, आलोचना करना ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सत्ता आर्थिक आंदोलन का झगड़ना ये उचित नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया 96 क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो प्रेरक सिद्धांत की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आधुनिकता। क्या हो जाएगा, आधुनिकता। डी फॉर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और है कि इसमें पूछा जाएगा कि जनसंघ की जो स्थापना कब हुआ था, तो इसको आप बता दीजिएगा 1987। क्या है, 1987। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है। लोकतंत्र की उपस्थितियों में क्या है, लोकतंत्र की उपस्थिति में सबसे सहायक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो सबसे सहायक व्यक्ति विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, विकास। अच्छा ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। ठीक है, एक मिनट, ये तो हो गया है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो गया, अच्छा ये नहीं हुआ है। कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धि में कौन सा अधिक सहायक होता है। लोकतंत्र की उपलब्धियां में कौन अधिक सहायक होता है, तो ये सहायक होता है विकास। क्या सहायक होता है, विकास सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस आधार पर लोकतंत्र को क्या है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम समाज शासन कहते हैं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, तो ये शासन कहते हैं जनमत पर आग्रहित। क्या है, जनमत पर आग्रहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और आगे आपके सामने गर्मा गर्म मसालेदार क्वेश्चन कि भारतीय क्या है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। मतलब कौन सी उपाय है जो भारतीय लोकतंत्र की जो कमजोरी है उसको दूर कर सकता है। तो अगर दूर करने की अगर बात हो जाएगा तो ये हो जाएगा सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। मतलब ये नियम तो रहे लेकिन उसको सुधारा जाए। तो यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि कहीं पे बबूल मिल जाए, नीम मिल जाए, उसको तोड़ना है, उससे दातुन करना है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहता है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है, तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा कि राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, 1 मिनट, क्वेश्चन आपका 100 हो गया ना, इसका तो आंसर हो गया, निर्वाचन हो गया। और अगला क्वेश्चन जो बता रहे थे ये मतदाता दिवस, तो बताइए इसका मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस जो होता है 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से 100 जितने भी 100 क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में
क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया, तो क्वेश्चन की अगर संख्या की हम बात करेंगे तो यहाँ से 100 क्वेश्चन कराए हैं और प्लस इसमें 50 जोड़ लीजिए, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल गए। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो खोलने के बाद लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे।